नमस्कार दोस्तों, क्विज 247 के जीके सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सेट नंबर 53। 52 सेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो डिटेल से मैं एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस विटामिन के कमी के कारण जनन क्षमता कम होती है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी हो जाने से जो जनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। दोस्तों, अगर इसका जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी लिखकर आप इसका जवाब दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। तो इसका सही जवाब दोस्त है विटामिन ई। विटामिन ई यानी ए इसका सही जवाब था। विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, विटामिन ई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल है। और जो लाल रक्त कणिका कोशिका होती है जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उसके निर्माण करने में विटामिन ई का अहम योगदान होता है। समझ गए कि आरबीसी को निर्माण करने में विटामिन ई का अहम रोल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो डालते हैं, जो आप लोग के साथ क्लास डिस्कस करते हैं, ये सप्ताह में 4 दिन होता है। संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। रविवार, सोमवार, बृहस्पति, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार को। यानी आज संडे, कल भी इसका वीडियो आएगा, फिर परसों नहीं आएगा, वेडनेसडे को आएगा, फिर फ्राइडे का, क्योंकि हम लोग वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकालते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। कील नहर किस देश में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कील नहर किस देश में है? ऑप्शन दिया गया इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जर्मनी। सी इसका सही जवाब है। कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में है। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्विज 742। ध्यान दीजिएगा, क्विज 742। ये टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन फिर से है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के कितने भाग पर जल है? फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के कितने भाग पर जल है? ऑप्शन दिया गया 70%, 81%, 60% और 65%। इसका सही जवाब क्या है मेरे फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 81% को जाता है। बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। टाइटन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? वरुण, शनि, बृहस्पति और मंगल। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है शनि। शनि के 5 उपग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण है टाइटन। बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, क्विज 247 का आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये क्विज 742 के नाम से। यहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश कौन सा है? स्पेन, फ्रांस, इटली और जापान। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है स्पेन। स्पेन जो है वर्ल्ड में सबसे सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादक है। उसके बाद कौन आता है? ग्रीस आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए। स्पेन सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादन करने वाला है। दोस्तों, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या आप वीडियोस देख रहे हैं तो और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल घंटी को बजा लें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि इस तरह के वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और एक भी वीडियो मिस ना हो और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। ये मुगल काल में स्टार्ट हुआ था। जहांगीर, अकबर, बाबर और हुमायूं। मनसबदारी प्रथा क्या था कि इसको एक्चुअली जागीरदारी प्रथा के द्वारा से रिप्लेस किया गया था। यानी जागीरदारी प्रथा को हटाकर मनसबदारी प्रथा लाई गई थी, जिसमें सेना का जो संगठन होता था उनका संगठित सेना को संगठन बनाने का एक तरीका था, जिसमें प्रत्येक मनसबदार जो थे अपनी पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखते थे।
समझ रहे क्वेश्चन को कि मनसबदारी प्रथा क्या थी? इसमें क्या था कि सेना को जो एकत्रित करने का, संगठन बनाने का एक तरीका था, एक प्रक्रिया थी, जिसमें प्रत्येक मनसबदार जो होते थे वो अपनी पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखते थे। तो वही क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर, अकबर, बाबर और हुमायूं। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है अकबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी, 6 का आंसर बी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, रेलवे एसएससी सब जगह देखा गया है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार के नाम से बोलते थे। और सरदार इनको कौन बुलाती थी? तो बारदोली की महिलाएं, लिखिएगा, बारदोली की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से बुलाती थी। ठीक है, तो सरदार कौन बोलते थे? वल्लभ भाई पटेल को, बारदोली की महिलाएं। तो भारत का बिस्मार्क कौन है? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, क्वेश्चन ये तो ठीक है, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इनको क्यों बोला गया ये जानना जरूरी है कि भारत को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क क्यों बोला गया। देखो हुआ क्या था, एक थे ओटो वॉन बिस्मार्क। क्या था? ओटो, समझिएगा चीज़ों को, ओटो वॉन बिस्मार्क, ये थे बिस्मार्क। तो इनका जर्मनी के एकीकरण में बहुत अहम भूमिका थी। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। सिमिलरली उसी तरह से भारत के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा था, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। समझ गए? अच्छा, दो चीज़ और जानिएगा, जो वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के प्रथम गृह मंत्री, सुनिएगा ध्यान से, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और साथ ही भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का भी रोल निभाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन क्या क्या दिए गए? 1576, 1554, 1678 और 1742। इसका सही जवाब क्या है? 1576। 1576 को हुआ था। कब हुआ था? हुआ था 19 जून को। कब हुआ था? 19 जून को हुआ था, 1576 को। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ था? वो था मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, उनकी सेनापति के बीच, और अकबर के बीच हुआ था। कौन कौन था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप एवं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। क्लियर है? अच्छा, इस जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मान सिंह ने। किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हल्दी घाटी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? वो था मान सिंह, जो कि आमेर के राजा थे, मान सिंह। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे मेवाड़ से, उनका सपोर्ट किसने किया था? ये क्वेश्चन आ चुका है। महाराणा प्रताप जी का सपोर्ट किसने किया था? तो थे भील जनजाति। क्या नाम था? भील जनजाति थे। इन्होंने ही महाराणा प्रताप का भरपूर सहयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 19 जून 1576 में। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था, जो आमेर के राजा थे। और महाराणा प्रताप का सपोर्ट किसने किया था? वो क्या था? भील जनजाति का सहयोग था महाराणा प्रताप को। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है धड़ाधड़ लाइक कीजिएगा। चलिए, शीलादित्य के नाम से कौन जाना जाता था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शीलादित्य के नाम से कौन जाना जाता था? चाणक्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। इसका सही जवाब क्या है? डी, दैट इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को चाणक्य के शीलादित्य के नाम से जानते थे। तो इसका डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थायराइड, एड्रेनल, थाइमस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब बी, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इंग्लिश में एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। इसी से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है।
दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी को दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो सप्ताह में 4 सेलेक्टेड क्वेश्चंस के जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उसकी क्वेश्चन जो सीरीज आएगी वो आपका मिस ना हो। और साथ ही धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी, भरोसा रखिए और क्विज 247 का सदस्य जरूर बनिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन तो आप जवाब जरूर देंगे। महावीर अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया है? महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया है? 11, 9, 15 और 16। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 11, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा अब महावीर के बारे में जानते हैं। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी हम लोग कभी न कभी इस क्वेश्चन को मेंशन जरूर करेंगे। तो महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर कौन थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? वो भी थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। माता का नाम त्रिशिला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन फिर से। महाकाव्य की संख्या है, महाकाव्य की संख्या है 4, 1, 5 और 2। तो 2 महाकाव्य हमारे, एक है महाभारत और दूसरा क्या नाम है? रामायण। ये 2 महाभारत है, रामायण। 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। तो ऑप्शन नंबर किसको जाएगा? डी को जाएगा। 2 देखिए ऑप्शन में है। ठीक है, तो कौन कौन से है? महाभारत है और रामायण है। क्लियर है? महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 2। दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो आप क्विज 742 का ग्रुप ज्वाइन कर जाइए टेलीग्राम पे क्विज क्या नाम है? केवल क्विज 742। वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? बहुत बड़े क्वेश्चन है। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन। इनमें से बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी स्वशासन की शुरुआत की थी। सही जवाब जाता है किसको? बी को जाता है, दैट इज लॉर्ड रिपन। बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर जाते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन, समझिएगा, बैंकर्स के लिए भी, बैंकिंग एग्जाम में भी आ चुका है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देखो हुआ क्या था, 3 बैंक थे। एक था बैंक ऑफ बंगाल, समझिएगा, एक बैंक ऑफ बंगाल जिसको बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जानते थे। दूसरा था बैंक ऑफ बम्बई जिसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी तभी जाना जाता था। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक थे। ठीक है, इसकी स्थापना बैंक ऑफ बंगाल जो थे उसकी स्थापना हुई थी 1806 में। समझिएगा, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 को हुई थी। समझिएगा चीज़ों को। 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंकर्स के जो बैंकिंग की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806, बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 1840 और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843। लेकिन ये तीनों बैंक मिलके एक बैंक बना जिसको प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंसी बैंक। ये तीनों बैंक मिलके, ठीक है। लेकिन ये तीनों बैंक जब मिल गया तो उसी के तहत इन तीनों को मिला के 27 जनवरी 1921 में एक सिंगल बैंक बना जिसको बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई। ठीक है, तो तीनों बैंक मिलकर 27 जनवरी 1921 को एक बैंक बना, कॉमर्शियल बैंक बना। तो इसका सही जवाब किसको चला गया? 1921 सी में। और इसी बैंक का, देखिएगा, इसी बैंक का 1955 में हो गया राष्ट्रीयकरण, जिसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, राष्ट्रीयकरण इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हो गया और यही बैंक कन्वर्ट हो गया एसबीआई में, जो आज देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसका सही जवाब किसको गया? सी को गया, 1921 में। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है
कौन सा ऐसा राज्य सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप वीडियो देख रहे हैं फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी को दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF निकाल सकते हो, जो ग्रुप का नाम है क्विज QUIZ क्विज 742। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF वहाँ पे ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 मई, 9 अगस्त और 2 अप्रैल। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 3 मई। 3 मई को हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि LIC का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और पुणे। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है मुंबई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, LIC क्या है? LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अच्छा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो वो किसके अंडर काम होती है करती है? वो करती है IRDA। जैसे हर बैंक, भारत का जो केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर काम करती है, उसी तरह से हर इंश्योरेंस कंपनी, हर बीमा कंपनी किसके अंदर काम करती है? वो करती है IRDA, जिसका पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका PDF कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्विज 742 से। सर्वाधिक रुधिर प्रदाता है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको रुधिर दे सकता है? वर्ग A यानी A ग्रुप, AB, O और B। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को अपना ब्लड सबसे ज़्यादा दे सकता है। दो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज O ग्रुप। O ग्रुप का ब्लड जो है वो सबको दे सकता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बोरॉन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब जाता है D को, दैट इज व्हाट? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जिसका जवाब देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर के साथ इसका जवाब देंगे। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? देखो होता क्या है, नॉर्मल जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ये तो पता ही होगा, 24 कैरेट का होता है। लेकिन ये सोना जो शुद्ध सोना कहलाता है काफ़ी लचीला होता है, इससे कोई आभूषण नहीं बनाए जा सकते, तो उसको कन्वर्ट करते हैं 22 कैरेट में। कितने में कन्वर्ट करते हैं? 22 कैरेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो 2% की 2 कैरेट की जो अशुद्धि होती है, वो कौन सा ऐसा तत्व है इनमें से जो मिलाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझ गए होंगे कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का, आभूषण बनाने के लिए हमें चाहिए 22 कैरेट के। क्यों? क्योंकि शुद्ध सोना काफ़ी लचीला होता है, उससे हम आभूषण नहीं बना सकते। ये जो 2 कैरेट की अशुद्धि होती है वो कौन सा तत्व मिलाया जाता है? पीतल, तांबा, पारा और कांसा। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जाता है तांबा को, दैट इज ऑप्शन नंबर B। तांबा मिलाते हैं 2 कैरेट कम करने के लिए, ताकि सोना थोड़ा कठोर बन सके और उससे आभूषण बनाया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, पत्रकारिता और विज्ञान। इसमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब दोस्तों C, दैट इज पत्रकारिता। उसके क्षेत्र में ही पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है? रुधिराणु में के कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? यानी रुधिराणु में कितने प्रतिशत RBC होता है? ठीक है, रेड ब्लड सेल। 60, 90%, 70% और 40%। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 90%, दैट इज ऑप्शन नंबर B को जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? विश्व में जितने भी देश इससे जुड़े जो भी इसके सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा ध्यान रखना। कंसेप्ट क्लियर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, लियोन, बर्न और जेनेवा। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका जवाब है D, दैट इज जेनेवा। ये किस कंट्री में? ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जानते हैं, WHO के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसके कितने सदस्य देश हैं? इसके हैं 194, 194 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर और आज की वीडियो को सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है शतरंज, तीरंदाजी, फुटबॉल और क्रिकेट। इसमें से सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है? डी बी, दैट इज तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, भूटान के बारे में एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ का कैपिटल क्या है? वो है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और भूटान का करेंसी क्या है? तो वो है न्यूगट्रम, न्यूगल्ट्रम, जिसको भूटानी रुपया भी बोलते हैं। न्यूगल्ट्रम आ सकता है, एग्जाम में आया था, मुझे IBPS के एग्जाम में पूछा गया था भूटान की करेंसी क्या है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। इसमें कहीं कहीं रुपया भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन न्यूगल्ट्रम सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलिए और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन में जाते हैं। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो कहलाते हैं, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स। इसमें से सही जवाब क्या है? वो है एटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉप जो पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि अभी जो रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, फिर से सुनिएगा, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार जो 4 दिन वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी और भी क्लासेस ऐड होंगी, अच्छी अच्छी क्लासेस ऐड होंगी, इसी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को खोल के पढ़ेंगे, ताकि आपका कहीं कंसेप्ट फंसे ना, आप हर क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे सके। क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, आप जवाब दे सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए क्विज 742 से, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मंडे है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।